हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ चुके हैं साइंस का यहाँ पे 20 MCQ क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यस्त किए हुए। और ये बतला दें कि आपको ये जो क्लास है वो झारखंड के लिए है, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ये सभी स्टेट के लिए जहाँ पे 10th लेवल का सिलेबस आता है वो सभी स्टेट के लिए है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन के सामने कि ग्लूकोज का विघटन मुख्य रूप से कहाँ पे होता है। ग्लूकोज जो होता है उसका जो विघटन है वो कहाँ पे होता है। जो विघटन यानी कि वो टूटता कहाँ पे है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है यहाँ पे पूछा है। तो न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम में होता है या फिर क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो चलिए हम लोगों के पास, क्योंकि अब समय बहुत कम है और एग्ज़ाम आप लोगों को पता है कि अभी जो फ़िलहाल में एग्ज़ाम होने वाला है वो यूपी GNM का होने वाला है और 16 जून को होने वाला है। तो अब हम लोगों का यहाँ पे काम है कि फास्ट रिवीजन करना और कुछ यहाँ पे कंसेप्ट भी समझना है। तो अब बतलाइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। जो ग्लूकोज है उसका विघटन होता है वो कहाँ पे। तो ग्लूकोज का जो विघटन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसको जो बोलते हैं वो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह इसको बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है। बिल्कुल जी, यहाँ पे बहुत ही कम समय बचा है। यूपी GNM के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 16 जून को ही एग्ज़ाम है, आप सभी को पता होगा। और आपको ये भी पता होगा कि जीके का भी क्लासेस यहाँ पे हो रही है और मैथ्स आप लोगों का है नहीं, साइंस का क्लासेस हो ही रही है और इंग्लिश का भी 1-2 क्लासेस हुआ है, उसका भी क्लासेस आगे होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे बतलाइए क्या हो जाएगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है। तो रूट में होता है, स्टेम में, लीव्स या फिर फ्लोर। तो जो होता है वो लीव्स में होता है, पत्ता में होता है। आप सभी को अब जो हम लोगों का जो क्लासेस है वो बेसिकली रिवीजन का टाइम है, क्योंकि क्लासेस हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं। पिछले 1 सालों से क्लासेस हम लोग करते आ रहे हैं, तो आप लोगों का सारा कुछ बताया हुआ है। अब यहाँ पे समय है, अब यहाँ पे बारी है हम लोगों को रिवीजन करने का, ताकि लास्ट समय पे हम लोगों का हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रिवाइज कर माइंड में आ जाए, ताकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उसको आप गलत नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग पिछले 1 सालों से तो पढ़ाई कर चुके हैं, पूरा कंसेप्ट के साथ चैप्टर वाइज भी किए हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा। प्रकाश संश्लेषण का हम आपको यहाँ पे इक्वेशन भी बतलाए थे, क्या क्या बतलाए थे। CO2 लेता है और जल लेता है पौधा। CO2 कहाँ से लेता है, तो इन्वायरमेंट से लेता है। और H2O कहाँ से लेता है, तो H2O जो है वो जड़ से लेता है। अब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोफिल के उपस्थिति में, और क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन बनाता है, जो कि उत्पाद के रूप में बनाता है। ऑक्सीजन जो है वो उत्पाद के रूप में बनाता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन है जो कि क्या बोल सकते हैं, उत्सर्जन के रूप में यहाँ पे पौधे उत्सर्जित करते हैं, या फिर पौधा के लिए ज़रूरी नहीं है तो O2 यहाँ पे आता है, क्योंकि पौधा के लिए CO2 भी ज़रूरी है और H2O भी ज़रूरी है, और यहाँ पे उसके लिए प्रकाश संश्लेषण भी ज़रूरी है, तभी वो अपना भोजन बना पाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। STD इसमें से कौन है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। कभी कभी आपको यहाँ पे डिजीज भी देखने को मिलेगा, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको देखने को मिलेगा। तो कौन है यहाँ पे बतलाइए। डायबिटीज़, एड्स, हाइपरटेंशन या फिर अस्थमा, कौन है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो एड्स हो जाएगा। एड्स हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, एड्स। या फिर आपको यहाँ पे HIV भी देखने को मिलेगा, HIV भी देखने को मिलेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया। DNA का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो किसने दिया। चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर मेंडल ने, वॉटसन एंड क्रिक ने, या फिर ल्यूइस पास्चर ने। अगर आप BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल का भी एग्जाम दे रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है वॉटसन एंड क्रिक, ऑप्शन नंबर सी, वॉटसन एंड क्रिक। आपको इसको याद रखना है। अगर BSc नर्सिंग यानी कि यूपी सीनेट का भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, या फिर झारखंड BSc नर्सिंग, या कोई भी BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, या पैरामेडिकल, उसमें एक क्वेश्चन आता है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया आधारित रोग है। बैक्टीरिया आधारित जीवाणु आधारित रोग कौन सा है यहाँ पे बतलाइए। और ये भी आप लोग बतलाइएगा। अगर आप लोगों को हम यहाँ पे फास्ट बता रहे होंगे तो हल्का सा स्लो कर देंगे। अगले क्लासेस से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फास्ट अब हम लोगों को यहाँ पे फास्ट ही करना है, क्योंकि अब हम लोग बहुत स्लो पढ़ चुके हैं, सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोगों का यहाँ पे फास्ट ही ज़रूरी है, क्योंकि साइंस तो आप लोगों को पता ही है, लगभग पूरे हर मंथ यानी कि हर पिछले साल पूरा क्लासेस यहाँ पे चला है साल भर से। मैथ्स की क्लासेस कुछ कम चली है, उसका क्लासेस हो जाएगा, बट यहाँ पे साइंस में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लासेस पूरे साल चली है यूट्यूब पे ही। बतलाइए कि इसमें से बैक्टीरिया आधारित बैक्टीरियल डिजीज कौन है। तो ऑप्शन ए डेंगू, तो ऑप्शन बी कॉलेरा, एड्स या फिर मलेरिया। तो देखते हैं इसमें बैक्टीरियल आधारित यानी कि जीवाणु जनित रोग कौन है। जीवाणु जनित रोग कौन है? तो कॉलेरा होता है यानी कि हैजा होता है। हैजा होता है जो कि जीवाणु से बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होता है। इसके अलावा दिया है डेंगू, दिया है किससे होता है। तो डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है जो कि मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से। एक सेकेंड, एडिज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू जो है वो एडिज मच्छर के काटने से होता है, जो कि वायरल यहाँ पे है। इसके अलावा दिया है एड्स, एड्स भी वायरल इन्फेक्शन में आ जाएगा, वायरल डिजीज में आ जाएगा, वायरल डिजीज में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मलेरिया दिया है। तो मलेरिया जो है वो पैरासिटिक में आता है, परजीवी में आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा यहाँ राइट आंसर जो बैक्टीरियल डिजीज आया वो कोलेरा हुआ, हैजा हुआ। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड कौन है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या Na2O। कौन है जो कि इसमें से अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड, यहाँ पे आपको हम एक ट्रिक बतलाते हैं जो कि अम्लीय ऑक्साइड को आप मैक्सिमम यहाँ पे आप पहचान सकते हैं अम्लीय ऑक्साइड में। तो देखिए यहाँ पे आपको CO2 दिखाई दे रहा है, अम्लीय ऑक्साइड यहाँ पे है। कैसे आप पहचान सकते हैं? जिसमें आपको ऑक्सीजन जो है वो 2 या 2 से अधिक, 2, 3, 4, 5, 2 या 2 से अधिक अगर आपको देखने को मिलता है तो मैक्सिमम चांस है कि वो अम्लीय ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे CO2 यहाँ पे दिया है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ये अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है। बाकी ये सब जो होता है अम्लीय ऑक्साइड नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में क्या है पूछा है। जिंक है, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन भी दिखाते हैं। Zn प्लस 2HCl यहाँ पे रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ZnCl2 प्लस H2 बनाता है। तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट, कौन सा यहाँ पर रिएक्शन है। तो हम आपको बतलाए हैं कि यहाँ पे देखिए एक यौगिक है, इस HCl जो है वो एक यौगिक है। इस यौगिक में से एक तत्व को यहाँ पे विस्थापित करता है, रिप्लेस करता है किसके साथ, यहाँ पे देखिए जिंक के साथ विस्थापित करता है। तो यहाँ पे आ जाता है ZnCl2, यानी कि किसी यौगिक में एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता है तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारी धातु यानी कि हैवी मेटल है। निम्न में से कौन भारी धातु है। सोडियम है, पोटेशियम है, लीड है या फिर मैग्नीशियम है, कौन है। कौन है बतलाइए, भारी धातु इनमें से कौन है। तो भारी धातु जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो सीसा हो जाएगा, लीड हो जाएगा, सीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब लोहा नमी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है। जब लोहा नमी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। ब्लैक पाउडर बनाता है, ग्रीन रस्ट बनाता है, रेडिश ब्राउन रस्ट बनाता है या फिर स्मोक बनाता है, क्या बनाता है। तो ये जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्या बनाता है बतलाइए। तो ये जो है वो रेडिश ब्राउन रस्ट बनाता है, यानी कि लाल भूरा रंग बनाता है, लाल भूरा रंग बनाता है। आप जंग देखे होंगे, जिसको बोलते हैं जंग, जंग लग जाता है लोहा में तो उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल भूरा रंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से कौन परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट में सबसे हल्का तत्व है।
सबसे हल्का तत्व कौन है यहाँ पे बतलाइए। कार्बन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है या फिर हाइड्रोजन है। तो देखिए यहाँ पे हम सभी का द्रव्यमान देखेंगे। द्रव्यमान कितना होता है, तो कार्बन का जो होता है वो 1.008 AMU होता है। ऑक्सीजन का जो होता है वो कितना होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो होता है वो 15.999 होता है। हीलियम का जो होता है वो होता है 4.0026 और कार्बन का यहाँ पे होता है समथिंग 12 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। तो इसमें से निम्न में कौन यहाँ पे सबसे हल्का कौन है, तो सबसे कम यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान किसका है, तो सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन का है। कार्बन हाइड्रोजन का है, एक सेकेंड, यहाँ पे हाइड्रोजन का है, कार्बन का यहाँ पे है, हाइड्रोजन का सबसे ऊपर जो दिया तो हाइड्रोजन का हो जाएगा। हाइड्रोजन का हो जाएगा जो कि कितना है 1.008 AMU हाइड्रोजन का है। और कार्बन का यहाँ पे कितना है कार्बन का, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो है वो 12.011 समथिंग यही कुछ होता है कार्बन का। तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेग का SI मात्रक क्या है। वेग का SI मात्रक क्या है, तो SI मात्रक आप याद भी रख सकते हैं या फिर आपको निकालने भी आना चाहिए। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है और समय का क्या होता है, सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसके अलावा दिया है ऑप्शन है मीटर। मीटर किसका होता है, दूरी का होता है और विस्थापन का होता है। समय तो पता ही है कि समय का S होता है, S से उसको लिखते हैं समय का। और इसके अलावा अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है तो यह जो है वो त्वरण का होता है, त्वरण का होता है, एक्सीलरेशन का होता है, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे मीटर दूरी और किसका हुआ, विस्थापन का। और MS जो दिया है वो MS क्या हो सकता है, यहाँ पे मिली सेकेंड हो सकता है जो कि समय का है, मिली सेकेंड हो सकता है जो कि समय का है, सबसे छोटा मात्रक। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या था, निम्न में कौन विद्युत अचालक है। कॉपर, सिल्वर, रबर या फिर एल्यूमिनियम। तो ये तो सभी को पता है जो रबर होता है वो अचालक होता है, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और जब वह ऊपर की सीमा पर होती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं क्वेश्चन में बोला है, बस आपको यहाँ पे समझना होगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं हल्का सा समझना होगा। क्या बोला है क्वेश्चन में कि जब एक वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर पूछा है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², 1/2 mv² यहाँ पे पूछा है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे, इसी क्वेश्चन में दिया गया है कि वह ऊपरी सीमा पर होती है तब क्या होता है। जब ऊपरी सीमा पर होती है तो इसके जो वेग है, वेलोसिटी है, वो 0 हो जाता है। ऊपर में कहीं ना कहीं तो जाकर रुकेगा ही, तो ऊपरी सीमा पे इसका वेग v जो होता है वो 0 होता है। और अगर v यहाँ पे 0 हो गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं v की जगह पे अगर 0 रखते हैं, 0 का स्क्वायर यहाँ पे कितना भी है गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ पे 0 यानी कि घट कर 0 हो जाएगा। क्या दिया है ऑप्शन में, इंक्रीज होगा, बढ़ता है नहीं, डिक्रीज टू 0, बिल्कुल डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा। बिकम निगेटिव, रिमेन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट भी नहीं रहेगा, ये हो जाएगा डिक्रीज टू 0 यानी कि घट कर 0 हो जाएगा। घट कर इसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ऊंचाई पे जाता है तो वहाँ पे 0 ही होगा। कोई तो एक ऊंचाई ऐसा होगा जहाँ पे जाते जाते वहाँ पे स्लो हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वेलोसिटी यानी कि भी 0 हो जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला ही है 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल, तो भी के जगह 0 रखेंगे तो सारा को 0 कर देगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। आपको हम बता चुके हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसके साथ साथ कैसा बनता है, आभासी बनता है, आभासी बनता है। और आभासी बनता है तो इसके साथ क्या बनता है, सीधा बनता है। तो छोटा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है।
तो कहाँ पे दिया है ऑप्शन देखिए यहाँ पे, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट एंड डायमेंस, और रियल एंड सेम साइज, सेम साइज का भी नहीं होता है, रियल यानी कि आभास, यहाँ पे वास्तविक भी नहीं होता है, रियल नहीं होता है, और वर्चुअल होता है। सिर्फ यहाँ पे सभी ऑप्शन में रियल दिया है यानी कि वास्तविक दिया है, जो कि गलत है। वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और डायमेंस्ड होता है, यानी कि आभासी होता है, छोटा होता है और सीधा होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 50 जूल कार्य 10 सेकेंड में करने पर पावर क्या होगा। पावर बराबर पूछा हुआ है क्या होगा। क्या क्या दिया गया है हमारे पास, वर्क दिया गया है 50 जूल और यहाँ पे टाइम दिया गया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड यहाँ पे टाइम भी दिया गया है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है वर्क बाई टाइम, यानी कि कार्य बटा समय होता है, कार्य बटा समय होता है। कार्य बराबर 50 दिया है और समय बराबर 10 दिया है, यानी कि 5 वाट हो जाएगा, 5 वाट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और पावर का इकाई क्या होता है, वाट होता है, डब्ल्यू से इसको इंडिकेट करते हैं इसको, 5 वाट हो जाएगा, 5 वाट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबल गैस है। नोबल गैस कौन है आपको पता होगा, जो कि यहाँ पे नोबल गैस कौन होता है, जो लास्ट में यहाँ पे ग्रुप 18 के तत्व होते हैं, ग्रुप 18 के जो तत्व होते हैं वो नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस होते हैं। तो बतलाइए इनमें से कौन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नियोन है या फिर क्लोरीन है, क्लोरीन है, कौन सा है बतलाइए। तो नोबल गैस ग्रुप 18 के तत्व होते हैं, जो कि लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कौन कौन आता है, एक हीलियम होता है, इसके अलावा आपको नियोन देखने को मिलेगा, आर्गन मिलेगा, क्रिप्टन मिलेगा, ये सब आपको देखने को नीचे मिलेगा। तो ऑप्शन में हमारे यहाँ पे नियोन दिया है, ऑप्शन नंबर सी पे, ऑप्शन नंबर सी पे दिया है नियोन। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक बतलाइए क्लियर है सभी का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन नहीं होता है। अभी हम आपको बतलाए थे प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन, जिसमें सनलाइट भी आवश्यक होता है, क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होता है। अभी हम जस्ट आपको शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन बतला रहे थे, सेकंड क्वेश्चन पे शायद बतलाए थे कि उसमें जो है रिएक्शन बनाए थे कि कौन कौन रिएक्ट करता है। तो CO2 प्लस जल मिलकर प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या नहीं है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन तो वो बनाता है, ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तो भी वो प्रकाश संश्लेषण कर लेगा। ऑक्सीजन तो वो अपवाद के रूप में बनाता है, उत्सर्जित करता है उसको ऑक्सीजन को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, बतलाइए। और हाँ, अगर जो भी स्टूडेंट स्पेशली झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम की 2026 की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए एक यहाँ पे अपडेट है कि आप यहाँ पे साइंस का नोट्स आपके लिए प्रिपेयर है, आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ पे डिटेल्स भी देख सकते हैं क्या क्या उसमें मिलने वाला है। चलिए बतलाइए। अगला क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है कि जिंक प्लस H2SO4 रिएक्शन करता है, तो जिंक ZnSO4 बनाता है प्लस H2 बनाता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है। जस्ट हम एक आपको रिएक्शन पीछे बताए थे, एक हम आपको रिएक्शन पीछे बतलाए थे, एक सेकेंड, शायद वही तो क्वेश्चन रिपीट नहीं, कोई बात नहीं, रिपीट भी होगा तो आप लोग इसका बतलाइए क्या हो जाएगा, रिपीट भी होगा तो आप लोग बतलाइए क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी हम आपको बतलाए थे, जस्ट इसी क्लास में बतलाए हैं। और चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी अपने दोस्तों के पास कीजिएगा। बिल्कुल फ्री में क्लासेस हो रही है इसी यूट्यूब चैनल पे। चलिए बतलाइए क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको यहाँ पे जिंक विस्थापित करता है और ZnSO4 बनाता है और प्लस H2 को यहाँ पे बाहर निकालता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्न में से कौन सह अस्तित्व का उदाहरण है।
सह अस्तित्व का उदाहरण कौन है? लायन और डियर, यानी कि शेर और यहाँ पे हिरन, जो कि टेपवर्म इन इंटेस्टाइन, लाइकेन या फिर फंगस और ब्रेड। तो देखिए यहाँ पे सह अस्तित्व यानी कि सहजीवी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जो दो यहाँ पे जीव मिलकर रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको लायन और डियर है, तो ये तो लायन जो है वो डियर को मार डालेगा, खा जाएगा, तो ये तो यहाँ पे सहजीवी में नहीं आ सकता, अस्तित्व में नहीं रह सकते दोनों। टेपवर्म इन इंटेस्टाइन के अंदर जो फीताकृमि होते हैं वो भी नहीं होते हैं, ये एक परजीवी के रूप में हो सकते हैं। फंगस ऑन ब्रेड, ये एक मृत जीवी होते हैं, ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाते हैं तो ये मृत जीवी। और यहाँ पे लाइकेन जो हो जाएगा वो सह अस्तित्व हो जाएगा, क्योंकि लाइकेन में कौन कौन मिलकर यहाँ पे बनते हैं? कवक प्लस शैवाल के बीच का ये सहजीवी संबंध होता है। कवक यहाँ पे हो जाएगा। कवक क्या यहाँ पे करता है? तो कवक जो है उस शैवाल को रहने के लिए जगह देता है और खनिज प्रदान करता है, और इसके बदले में जो शैवाल देता है वो क्या करता है? भोजन बनाता है, और कवक के लिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण वगैरह करता है, भोजन बनाता है। तो ये दोनों सह अस्तित्व में रहते हैं, मिलकर रहते हैं, तो लाइकेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। लाइकेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उपधातु है? उपधातु कौन है? आयरन है, कॉपर है, सिलिकॉन है या फिर सोडियम है? कौन उपधातु है यहाँ पे बतलाइए। और आप लोगों का इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उस पर आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे इस क्लास के बाद पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके फिर से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और क्विज वगैरह भी वहाँ पर होता है, तो आप लोग क्विज वगैरह को अटेंड कीजिए। अभी पिछले कई दिनों से नहीं हुआ है, बट वहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा क्विज फिर से, और बाकी पहले का क्विज आप लोग लगा सकते हैं जो नहीं लगाया है। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिलिकॉन हो जाएगा। इसके अलावा आयरन, कॉपर और सोडियम ये सब जो है वो धातु है, और जो सिलिकॉन है वो उपधातु होता है। तो आज के क्लास में इतना है। इसका आंसर की के साथ आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।